स्वागत है। मैं हूं मनीष शर्मा। खबरों की शुरुआत इस वक्त करेंगे राजस्थान में सबसे बड़ी खबर उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसमें मामले में रेकी करने के आरोपी माने गए मोहम्मद जावेद को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत दी है। जस्टिस पंकज भंडारी और प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने 2 लाख के जमानती और 1-1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत के आदेश जारी किए हैं। दरअसल 28 जून 2022 को मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने ये आरोप है कि उन्होंने कन्हैया लाल जो टेलर थे उदयपुर में, उनकी गला रेत कर हत्या की थी। इसका वीडियो भी वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर खूब खौफ फैलाया गया। इस हत्याकांड के 20 दिनों बाद मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार किया गया। लंबी सुनवाई चली। कोर्ट ने माना कि एनआईए ने जिस कॉल डिटेल के आधार पर गिरफ्तार किया था आरोपी को, उसका लोकेशन मैच नहीं हो पाया। लंबे समय से बंद है, लिहाजा ट्रायल लंबा चलेगा, इसलिए अब जमानत दे दी गई है। तो सवाल एनआईए की कार्यप्रणाली को लेकर निश्चित रूप से उठ रहे। बहुत बड़ा मामला था पिछले अशोक गहलोत सरकार में ये, और उसके चलते काफ़ी चुनावी मुद्दा भी इसे बीजेपी ने बनाया था। अब कोर्ट ने माना है कि आरोपी लंबे समय से जेल में बंद है, 2022 से बंद है, और उसके चलते अब इसे जेल से सशर्त जमानत पर छोड़ा गया है। तो जावेद आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने का काम करता था और कन्हैया लाल की दुकान के पड़ोसी वसीम से दोस्ती थी। जून 2022 में उदयपुर में बहुचर्चित कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड मामले में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद जावेद को आज जमानत मिल गई है। राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सशर्त जमानत देते हुए ये कहा है कि एनआईए ने जो साक्ष्य पेश किए हैं, खासतौर पे कॉल डिटेल, वो लोकेशन से मैच नहीं करती है और आरोपी चूंकि लंबे समय से जेल में है, बिना साक्ष्यों के उसे जमानत देने से नहीं रोका जा सकता। इससे पहले अगस्त 2023 में एनआईए कोर्ट में जमानत की याचिका खारिज होने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई गई थी, जिसकी सुनवाई आज हुई है। इस मामले में जून 2022 में कन्हैयालाल को मोहम्मद रियाज अटारी और गोस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी और मोहम्मद जावेद पर यह आरोप था कि उसने इस पूरे मामले की रैकी करने में मदद की थी। एनआईए ने जो साक्ष्य जुटाए थे, खास तौर पे कॉल डिटेल, कोर्ट उसे पूरी तरीके से सहमत नहीं है, या यूं कहें कि साक्ष्यों को अधूरा माना गया है। इस मामले में इससे पहले भी एनआईए कोर्ट से एक आरोपी फराद मोहम्मद को भी साक्ष्यों के अभाव में या कमजोर साक्ष्यों के चलते जमानत मिल चुकी है। एनआईए ने इस प्रकरण में 22 दिसंबर 2022 को कराची निवासी सलमान अबू इब्राहिम को फरार मानते हुए मुख्य आरोपी गोस मोहम्मद, मोहम्मद रियाज अतारी सहित 11 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था। इस मामले में चूंकि अब जावेद मोहम्मद को जमानत मिली है और ये पूरा मामला एक तरीके से राजस्थान का ही नहीं देश का चर्चित मामला रहा था, तो कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी हमें देखने को मिल सकती है। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर। तो जुलाई 2022 से जेल में बंद था आरोपी, और आपको बताएं कि अगस्त 2023 में एनआईए कोर्ट का भी रुख किया था जमानत के, लेकिन खारिज हो गई, और फिर हाई कोर्ट का रुख किया, जिस पर अब हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी। इस मसले पर पूरे तफसील से बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे इस मामले को लेकर। मेरे साथ जगदीश शर्मा, पूर्व डीआईजी, मौजूद हैं इस वक्त पर। किस तरह से कार्यप्रणाली होती है एजेंसीज को लेकर, उस पर बात करेंगे। अब सर, बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी पर, अपना समय निकालने के लिए। एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है ये राजस्थान में, लगातार इसको लेकर सियासत भी गरमाई रही है, पिछले चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा, और एनआईए 2 साल से जेल में से बंद रखा, हाई कोर्ट में अब जमानत दे दी है। पिछले बार जब एनआईए कोर्ट का रुख किया तो जमानत खारिज हो गई थी, लेकिन कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि आप ये लोकेशन जो है इसकी आप बता रहे हैं, एनआईए ने पकड़ा आरोपी को, वो आप साबित ही नहीं कर पाए। और ना सिर्फ ये मामला सर, इससे पहले भी कई मामले को अगर देखें, मसलन पिछले महीने ही जुलाई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई एनआईए को कि न्याय का मजाक बनाया हुआ आपने, 4-4 साल तक ट्रायल चलते रहता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर देखा जाए तो कैसा आप मान रहे हैं एजेंसी की कार्यप्रणाली को लेकर, और ख़ासतौर पर इस तरह के मामले में क्या कोताहियां बरती गई हैं, आपको लगता है क्या? देखिए, सियासत अपनी जगह है, लेकिन जहाँ तक एनआईए की इन्वेस्टिगेशन का सवाल है,
हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कि एनआईए राष्ट्र की सबसे विश्वसनीय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। हम्म। और कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी आरोपी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए अपना पूरा प्रयास करती है, और निश्चित रूप से एनआईए ने भी इसके लिए जो भी सबूत उसको इकट्ठे करने थे किए होंगे, इसीलिए उसके खिलाफ चालान पेश हुआ। और माननीय न्यायालय का जो ट्रायल स्तर है या एनआईए जो कोर्ट है उसने उसकी जमानत खारिज भी की है। तो आपने आज के फैसले में जो भी देखा या सुना उसमें दो बातें हैं जी। कि एक तो उसकी लोकेशन साबित नहीं कर पाई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, दूसरी बात लंबे समय से वो जेल में चल रहा है, 2 साल से जेल में चल रहा है। दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने उसको जमानत दी है। अब इसका ये मतलब कतई नहीं है कि उस आरोपी के खिलाफ अन्य सबूत नहीं है या उसको जमानत देने के बाद वो एक तरह से निर्दोष साबित हो सकता है या उसको बरी किया जा सकता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है। और आप और हम सब जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी मौजूद है। अगर एनआईए को ये लगेगा कि इसमें निश्चित रूप से साक्ष्य पर्याप्त थे और जमानत नहीं मिलनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि शायद इसको माननीय हाईकोर्ट के फैसले को एनआईए इसको चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट में और अपनी बात वहां भी रखेगा। अब सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है अलग बात है, लेकिन यह कहना कि इसमें लापरवाही रही या इसमें कोई सियासत रही, इस बात को मैं नहीं मानता। और निश्चित रूप से एनआईए ने इसके लिए इन्वेस्टिगेशन में जो भी वो कर सकती उसने किए होंगे। माननीय न्यायालय ने इस बात को माना है कि साहब उसकी लोकेशन साबित नहीं कर पाई, नहीं हो सकता है इस तरह की कोई छोटी त्रुटि रही हो, लेकिन अन्य सबूत उसके खिलाफ हो सकते हैं। उसको लेकर के एनआईए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, इसकी जमानत खारिज करने के लिए जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। सब जांच एजेंसी को लेकर सियासत की कोई बात नहीं। मैंने कहा कि सियासत इस मुद्दे को लेकर गरमाई रही हालिया विधानसभा और लोकसभा चुनाव में। मेरा सवाल आपसे सीधा इसलिए है सर, क्योंकि ये बड़ा मामला था और जो एजेंसीज हैं, अधिकारी इस बात को बखूबी समझते हैं और आप तो कार्यशैली को निश्चित रूप से ज़्यादा करीबी से जानते हैं। एजेंसी को मालूम होगा, अधिकारियों को मालूम रहेगा कि मामला उठेगा, जितना ज़्यादा ट्रायल पर जेल में रखा जाएगा और लंबा ट्रायल चलते रहेगा तो निश्चित रूप से कोर्ट जाकर एक सीमा के बाद जमानत देनी पड़ेगी। जैसा एक तरह से कहें कि दूसरे मामलों में हुआ है। अभी जुलाई में यूएपीए के एक मामले में 4 साल तक एक आरोपी बंद था, उसको लेकर काफ़ी सख्ती दिखाई सुप्रीम कोर्ट ने। तो एजेंसीज को मानना पड़ेगा कि टाइम बाउंड ढंग से जो है स्टैब्लिश करें अपने जो भी उनके सबूत हैं, ताकि इस तरह के मामले में तेजी आए। तो ये बात तो है कि समय सीमा को लेकर ढिलाई तो है। नहीं, आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बात से मैं सहमत हूँ कि निश्चित रूप से लंबे समय तक किसी भी आरोपी को जेल में रखना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में इस तरह के निर्णय दिए हैं कि बिना सबूत के या कमजोर सबूत के लंबे समय तक किसी भी आरोपी को जेल में नहीं रखा जा सकता और उसको जमानत दी जाती है, चाहे वो हाईकोर्ट स्तर पर दी जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट स्तर पर दी जाए। तो अब इसमें निश्चित रूप से जब जमानत मिलती है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन पे सवाल उठना लाजमी है और माननीय न्यायालय उन्हीं तथ्यों को ध्यान में रख के उसकी जमानत लेता है या नहीं लेता है। लेकिन अब इसके लिए यह कहना कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की लापरवाही से ऐसा हुआ है, मैं समझता हूँ कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या एजेंसी जानबूझ के इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही नहीं करती है। और कुछ तथ्य ऐसे हैं कि जिनको वास्तव में साबित करना मुश्किल होता है, उसके लिए भी हो सकता है एनआईए ने प्रयास किए हो, लेकिन कुछ तथ्य वास्तव में ऐसे होते हैं जिनको साबित करना मुश्किल होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसके खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं है या उसकी जमानत होना एक तरह से बहुत बड़ी बात हो गई। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करें, वहां से जमानत खारिज भी हो सकती है, अभी विकल्प मौजूद है। तो इतना ये कहना जल्दबाजी होगी कि इसमें कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की लापरवाही रही है। नहीं सर, मैं लापरवाही की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ किसी ना किसी त्रुटि या कोताही को लेकर के, क्योंकि ये मामला ज़रूर, क्योंकि खासतौर पर अदालतें अब इस मामले को बड़ा पुरजोर ढंग से ले रही हैं कि बिना सबूत के साबित हुए और या ट्रायल के बिना बहुत दिनों तक बंद नहीं रहना चाहिए आरोपी। वो चाहे समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट की बात हो 2019 में एनआईए का विफलता हमने देखा कि वो साबित नहीं कर पाई, और फिर एक यूएपी का मैंने एग्जाम्पल दिया, और अब चाहे ये मसला हो, क्योंकि ये मामला फिर से उठेगा। ये सियासत अपने ढंग से एक तरफ है, लेकिन एजेंसीज को एक टाइम बाउंड ढंग से, मैं ये इस पर आपसे जानकारी चाह रहा हूं कि आपको नहीं लगता कि टाइम लिमिटेशंस के हिसाब से एक तय समय सीमा में ये सब चीज़ें करनी चाहिए, ताकि इस तरह की कोर्ट में जाकर के उनको कमजोरी पेश नहीं आए एजेंसीज को लेकर? नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और जो हमारे नए कानून 1 जुलाई से लागू हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता, साक्ष्य अधिनियम,
नागरिक सुरक्षा संहिता, इनमें आपने देखा होगा निश्चित रूप से अब इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि कोर्ट का ट्रायल भी एक टाइम बाउंड होगा, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी टाइम बाउंड होगा। तो ये चीजें आगे जाकर के निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ेगी कि इसमें हर एजेंसी को एक टाइम बाउंड फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन इस तरह के जो गंभीर मामले हैं, संगीन मामले हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन में बहुत जल्दी करना या जल्दबाजी में अपन को चार्जशीट पेश करना कई बार घातक साबित हो सकता है। तो निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन में समय लगता है, हर तथ्य पे गहराई से जांच करनी पड़ती है, और एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन में पूरा प्रयास किया है। और चूंकि ये मुख्य आरोपी नहीं है, ये सह आरोपी है और उसने सहयोग किया उस तरह के अपराध में, तो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में कुछ तथ्य हो सकता है उस समय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इकट्ठा नहीं कर पाई हो, या उसके खिलाफ और तथ्य इस समय पत्रावली में मौजूद होंगे जिसके आधार पे इसको जमानत जो माननीय उच्च न्यायालय ने ली है, इसको सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सके। तो इस तरह किसी पर्टिकुलर केस को लेकर के पूरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या हमारी पूरी न्याय प्रणाली को एक तरह से हम उसको एक हीन भावना से देखें, मैं इसको नहीं बिल्कुल वो नहीं देख रहे हैं, वो नहीं मैं केस टू केस इसलिए बात करना चाह रहा था। जो त्रुटियां निश्चित रूप से सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, वो चाहे कोई भी संस्था हो, और खासतौर पर एजेंसियां दिन रात काम करती हैं और वो खामियों की और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। इस बात से आप भी सरोकार इत्तेफाक रखते होंगे। मैं आखिर में सर संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगा कि आगे इस तरह के मामले को लेकर के देखें तो क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए जब शुरुआत से मामला हाथ में लें बड़ी एजेंसी, क्योंकि बड़ी रेपुटेशन जुड़ी होती है इन एजेंसीज की, और दूसरा क्या इस तरह से आरोपियों का छूटना वाकई केस को कमजोर करता है? देखिए कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पे ये दो एजेंसी सीबीआई और एनआईए एक सर्वोच्च इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है जिन पे जनता को विश्वास है, फेथ है, और जितने भी बड़े मामले हैं या देश की सुरक्षा से जुड़े मामले हैं या और गंभीर जो संवेदनशील मामले हैं, वो निश्चित रूप से इन एजेंसी द्वारा इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं। और कुछ केसेस में कुछ कमियां रह सकती है इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन अधिकांश केसेस में हमारी एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अच्छा काम करती है, उनको सजा भी होती है। सीबीआई के जो केस है उनमें कहते हैं 60 से 70% उसमें सजा होती है। तो ऐसा कहना कि इसमें लापरवाही रही है या लापरवाही जानबूझ के की गई है या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ध्यान रखना चाहिए, वो बात समझ में आती है। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ऐसे मामलों में बहुत ही सावधान रह करके, संवेदनशील रह करके और हर तथ्य पे गहराई से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। बिल्कुल, और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसके खिलाफ पूरे अपन साक्षी इकट्ठा करें, लेकिन फिर भी कोई बात रह गई हो तो इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि उसमें कोई जानबूझ के लापरवाही रही हो। बहुत सटीक बात सही कही है सर आपने कि शुरुआत से ही एकदम सावधानियां बरती जानी चाहिए कि कोई भी खामी कोर्ट के सामने उजागर नहीं हो, जिससे इस तरह के मामलों में इस तरह की जो त्रुटियां या फिर कहीं कमजोरियां एजेंसीज की उजागर हो। निश्चित रूप से एजेंसीज पर भरोसा, और बड़ी एजेंसियां वो हम भी यही चाहते हैं, दर्शक भी चाहते हैं कि उनकी रेपुटेशन बरकरार रहे और इस तरह के मामलों में उनको मुंह की खानी ना पड़े। बहुत शुक्रिया शर्मा सर, आपने हमारे लिए समय निकाला।